बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान कहा मुलाकात हुई। मुलाकात में कौमी सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब अब्दुल अलीम खान साहब को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर मुकर्रर कर दिए गए हैं, जबकि ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि 9 मई के शरपसंदों के खिलाफ केसेस मिलिट्री एक्ट के तहत चलाए जाएंगे। इस समेत दिन भर जो मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो सदर हैं उन अब्दुल अलीम खान साहब को मुकर्रर कर दिए गए हैं और हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्विस अफराद थे उनके खिलाफ जो है वो आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। दो डेवलपमेंट्स है आज दिन भर की अहम, मैं आपसे इनके हवाले से राय जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो जी नए झगड़े और नए तनाज़ात खड़े हो गए मुल्की सियासी मंजरनामे पे, और उस पर बात करने से पहले मैं ये ज़रा ये जो तूफ़ान आज किसी भी वक्त बल्कि उसके असरात आने शुरू हो गए हैं, ये जो साइक्लोन बाइपर जॉय है, इसके हवाले से मैं सिर्फ ये बताऊं कि एक तो ये बलूचिस्तान और सिंध की जो साहली पट्टी है उसको ये हिट करेगा। यानी तूफ़ान है, बारिशें हैं बहुत ज़्यादा, और क्लाउड बर्स्ट यानी थोड़े वक्त में एक जगह पर बहुत शदीद बारिश जो 100 मिलीमीटर से ज़्यादा हो सकती है। और फिर उसके बाद ये किसी भी वक्त यानी अभी शुरू हो जाएगा, इससे असरात आने शुरू हो गए हैं वहाँ पे साहिलों पे। तो माहीगीर, मखदूश इमारतें, बिल बोर्ड्स, ये हुकूमत खाली करवाने की तमाम सिंध हुकूमत और बलूचिस्तान की हुकूमत और NDA में सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत चीज़ें हैं जो कि नामुमकिन होती हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला खैर करे। इसमें अहम बात यह है, बहुत अहम बात, कि ये चूंकि शुमाल की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए अब इसमें सिंध के बाकी इलाके, पंजाब, इस्लामाबाद, तमाम पंजाब, वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब, तमाम, लाहौर भी 18 तारीख तक, और खैबर पख्तूनख्वा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सवात, गिलियात, ऊपर चित्राल तक, ये तमाम इलाके जो हैं इनमें शदीद बारिशें और तेज़ आंधियाँ फिर हैं। इसको डेली फॉलो करते रहें बराह करम। तमाम जो लोग हैं पाकिस्तान में रहने वाले, वो इस साइक्लोन को फॉलो करते रहें आज के बाद। ये ना समझें कि ये कराची और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों तक है, ये ऊपर बढ़ रहा है उसके बाद। और इस दौरान जब ये बारिशें हों, और चूँकि शदीद बारिशें और आंधियाँ हैं, तो कराची में जो दीगर इलाकों में रहने वाले लोग हैं, एक बात का बहुत ख्याल रखें, और वो ये बात है कि सड़कों पे बिला जवाज़ ना निकलें गाड़ियाँ लेके, क्योंकि आंधी के साथ ये यानी तूफ़ान है, साइक्लोन है, ये बारिश नहीं है सिंपल, ये तूफ़ान है। तो आंधियाँ हैं तो उसमें बिलबोर्ड्स और ये जो खंबे हैं, स्ट्रीट लाइट्स, तारें, दरख्त, ये सब इसमें इम्कानात होते हैं गिरने के। तो बराह करम ये नहीं कि जी वो बारिश है तो हम चले बारिश में बाहर निकलें तो वापस आ जाएंगे, ये बारिश नहीं है, ये तूफान है, ये साइक्लोन है, ये ज़हन में रखें। इसीलिए वो कराची में बिलबोर्ड्स उतारने की बात आज कर रहे थे वज़ीर आला, और बिलबोर्ड्स उतारने की और मखदूश इमारत खाली कर, क्योंकि ये बारिश नहीं है, ये एक बहुत तेज़ तूफान के यानी तेज़ आंधियों के साथ और हवाओं के साथ, ये इसमें बिलबोर्ड्स भी गिर सकते हैं, इसमें दरख्त भी गिर सकते हैं। फिर ये ऊपर, और ये ज़हन में रखें कि अगले चंद रोज़ जो है ये मुल्क के दीगर इलाकों की तरफ फैलेगा। तो ये कराची में अल्लाह करे कि ये वहीं पे दम तोड़ जाए, लेकिन अभी तक जो महकमा मौसमियात वाले बता रहे हैं तमाम दुनिया, वो ये कि ये ऊपर नॉर्थ की तरफ आएगा। तो एक बात तो ये है कि अपना जो ट्रैवल प्लान है, जो अपनी मसरूफियात हैं, जो वो अगले चंद दिनों की, और इसको बहुत केयरफुली तमाम मुल्क में रहने वाले लोग, चाहे वो लाहौर में हो, चाहे इस्लामाबाद में हो, चाहे वो KP में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, इसको पंजाब के किसी भी इलाके में इसको वॉच करें, क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ आ रहा है। ये कराची और ठट्टा और बलूचिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा। दूसरी जो बात है वो ये है कि अभी अचानक जो है वो एक तफसीली फैसला आया है, और ये तफसीली फैसला जो है ये
आया है जो 14 मई के इंतखाबात के हवाले से, और ये जो तफसीली फैसला है ये 43 सफ़हात पे मुश्तमिल है, और इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ये पंजाब और केपी में आज खुद नोटिस का तफसीली फैसला है, 43 सफ़हात पे मुश्तमिल है और 14 सफ़हात पे मुश्तमिल इख्तलाफी नोट्स भी इसमें शामिल हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर इस पे जो है हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो मुस्तरद कर दिया है मुकम्मल तौर पे। और उन्होंने कहा है कि इंतखाबात से मुतल्लिक 4 और 3 का कहना बिल्कुल गलत है। 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4 और 3 का तनासुब कैसे हो सकता है? ठीक। फिर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कह रहा है कि ये बात काबिल गौर है कि सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फैसले पर 5 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दस्तखत के साथ लिखा कि मैंने अलग से ऑर्डर लिखा है। जस्टिस मंदोखेल ने लिखा कि मैंने मरकजी फैसले के साथ अलग नोट तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला इख्तलाफ करने वाले दोनों जजेस ने मुश्तरका ऑर्डर जारी किया जिस पर सिर्फ 2 जजेस के दस्तखत मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही। अच्छा, और पहले चीफ जस्टिस ने 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। ये फैसला है। 9 रुकनी बेंच ने 23 फरवरी को पहली समाअत की। 9 रुकनी बेंच ने 23 फरवरी की समाअत के बाद टी रूम में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान 9 जजेस ने मुत्तफ़िका फैसला किया जिसे 27 फरवरी को जारी किया गया। तफसीली फैसले में असर 9 बेंच की तश्कील का हुक्म नामे का हवाला दिया गया। चीफ जस्टिस ने आज खुद इंतखाबात का जो खुद नोटिस है उसमें सिर्फ 2 बेंचेस तश्कील दिए, पहले 9 रुकनी और फिर 5 रुकनी। इस केस में किसी दूसरे बेंच का कोई वजूद ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अच्छा, अब यहां पर इशू ये है कि ये जो है ये एक तो ये कि हुकूमत का जो मौक़िफ़ है गालिबन ये उसके खिलाफ है फैसला, यानी जो तवक्को हुकूमत को थी ये फैसला जो है ये उससे मुताबिकत नहीं रखता, पहली बात। दूसरी बात, कल इसकी फिर समाअत है और अगर तो वो कानून बन चुका है जिसके मुताबिक नजर सानी की अपील एक लार्जर बेंच ने सुननी है, तो कल लार्जर बेंच नहीं बल्कि फिर 3 रुकनी बेंच सुन रहा है जी। तो वो जो एक बात कही जा रही थी कि जी वो चूंकि जो प्रोसीजर एक्ट के जो भी है उसमें अरसर नौ का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वो मंजूर हो गया है, तो अब शायद एक लार्जर बेंच बनेगा और लार्जर बेंच फिर जो रिव्यू पिटीशन है उसको लार्जर बेंच सुनेगा या कोई दूसरा बेंच सुनेगा। तो ऐसा नहीं हुआ और वही बेंच जो है 3 रुकनी बेंच जो है ये फैसला ये कल समाअत कर रहा है। 3 रुकनी बेंच ही, इसमें 5 रुकनी नहीं या 6 रुकनी भी नहीं। तो ये एक ऐसी बात है जो कि यकीनन हुकूमत के लिए इस वक्त एक अचानक उनके लिए मेरा ख्याल है एक प्रॉब्लम की सूरत में सामने आई है। और ये फैसला जो है अगर 183 और ये फैसला बराह रास्त असर अंदाज होगा जहांगीर तरीन साहब और जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो रिव्यू पिटीशंस हैं उसके ऊपर ये फैसला असरअंदाज होगा। ठीक है, क्योंकि इस लॉ के बाद ये बात कही जा रही थी कि इसमें जो दूसरी जब यानी जब रिव्यू पिटीशन दायर होगी तो एक लार्जर बेंच बनेगा, दूसरा बेंच बनेगा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट कल 3 रुकनी बेंच ही सुन रहा है। ठीक। इसका मतलब है कि वो बिल जो है वो शायद एक्ट बन गया है, वो कानून बन गया है लेकिन नहीं भी बना, तो अदालत ने उसी को वही बेंच बनाया दोबारा, 3 रुकनी बेंच। और साथ ही ये तफसीली फैसला जो है ये बयान कर रहा है कि वो जो हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू था वो गलत था। तो ये एक अदालती महाज दोबारा अपनी जगह पे खुला हुआ है और उसमें किसी भी किस्म का जो एक तासुर था कि उसमें कोई मफाहमत हो गई है या कोई किसी किस्म की हुकूमत और अदालत के, तो अदालत और हुकूमत बिल्कुल एक मुख्तलिफ तरफ जो है इस वक्त खड़े नज़र आ रहे हैं हमें। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो है इसमें वो ये है कि ये जैसे मैंने कहा कि ये बराह रास्त जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब की जो नाअहलियत है उसके फैसले पे असरअंदाज हो। जहांगीर तरीन साहब इस वक्त लंदन में हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। वो कुछ मुझे उनकी नहीं पता तबीयत कैसी है, लेकिन जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो कैंसर सर्वाइवर हैं
और जब 2014 का धरना हो रहा था तो उस धरने के दौरान कई दफ़ा जहांगीर तरीन साहब अचानक गायब हो जाते थे। तो एक दिन मैंने नोट किया, मैंने पूछा जहांगीर तरीन साहब किधर हैं? सब लोगों ने कहा यार वो तो नहीं है। तो मैंने बाद में चेक किया तो पता चला जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी। तो अल्लाह ताला ने सेहत दी, वो कैंसर सर्वाइवर हैं। तो वो अपना इलाज वगैरह भी, ट्रीटमेंट वगैरह भी, जाहिर है कि देखना पड़ता है कि उसको दोबारा कहीं कोई मसला तो नहीं हुआ। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। लेकिन वो नाहल हैं और साथ ही नवाज शरीफ साहब भी नाहल हैं। अच्छा, ये बड़ा अजीब मसला है कि दो पार्टीज के दरमियान में मुफाहमत की बात चल रही है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को, उनके भाई की हुकूमत को 14 महीने हो गए हैं। ये बार बार मैं रिपीट करता हूँ ये जुमला इसलिए कि उनको उनकी वतन वापसी क्यों नहीं हो रही, ये उनको अपने ब्रादर से जरूर पूछना चाहिए। ठीक है, जरूर पूछना चाहिए कि क्या वजह है कि उनकी वापसी नहीं हुई। 14 माह गुजर गए। फिर दूसरी बात यह कि देखें, मतलब पार्टी में आज अलीम खान साहब एक जबरदस्त शख्सियत हैं, वो सदर आ गए और आमिर कियानी साहब जो कि दस्ते रास्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दस्ते राज, तो वो जो है वो उसके सेक्रेटरी जनरल हो गए। और वो जो है वो साथ ही वो जो हमारे ओन चौधरी साहब गालिबन वो सेक्रेटरी इत्तलात से तर्जुमान मुकर्रर हो गए। तो ये पार्टी में लोग तो बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं इस पार्टी में ना, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, और इलेक्टेबल्स की तादाद है और बहुत सारे हैं। लेकिन मसला ये कि इन सारी शख्सियात को देखा जाए तो बहुत कदावर शख्सियात हैं, लेकिन इनके पीछे कोई 100, 200, 500, 1000 वोटर नजर नहीं आ रहा। मुझे कोई कतार दर कतार कोई खिड़की तोड़ सपोर्ट नहीं है। नहीं, मकसद है कि आप तसव्वुर करें ना, मतलब है कि इतने सारे अगर इलेक्टेबल हैं तो इनके पीछे तो लाखों करोड़ों, कोई मतलब तसव्वुर भी नहीं आ रहा है कि लोग खड़े हुए खिड़की तोड़ अंदाज में कोई वोटर निकला हुआ है इनके लिए। ऐसा नहीं हो रहा, या अभी तक तो नजर नहीं आ रहा। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके साथ क्या मामला तय पाएंगे, कितनी सीट एडजस्टमेंट होगी इनकी जहांगीर तरीन साहब, मुझे तो लगता है कि शायद ना हो, क्योंकि मेरी मुस्लिम लीग नून के लोगों से बात हुई आज यहाँ पे, तो वो इस पर खुश नहीं है। वो ही कह रहे हैं कि यार एक मिनट, या तो नवाज शरीफ साहब को मतलब वो ज़ाहिर खुल के बात नहीं कर सकते पार्टियों का जो ढांचा है उसमें, लेकिन नवाज शरीफ साहब या तो इनको सबको तलब करेंगे वहां पे, ख्वाजा आसिफ को, राना सनाउल्लाह को, मरीम नवाज साहबा को, सबको बिठा के फिर कोई मामला तय करेंगे पंजाब के, या ये है कि वो किस तरह से सीट एडजस्टमेंट होगी इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ। तो पुराने लोग मौजूद हैं यहाँ पे, तो पता चला कि देखिए ना, नवाज शरीफ साहब फिर यहाँ से जाएगा ना, एक वक्त जाएगा, वो बैठेगा, उनसे बात करेगा, या नवाज शरीफ साहब कहेंगे तो वापस जाओ, बैठो वहाँ मरीम नवाज साहबा के साथ, या राना सनाउल्लाह के साथ, या ख्वाजा आसिफ या एहसन इकबाल के साथ बैठो। तो वो जहांगीर तरीन साहब नवाज शरीफ साहब से मिलने चलेंगे। तो यकीनन ये मामला नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब के लेवल पे तो नहीं होगा, ये इस मामले में दूसरी पार्टी भी तो ऑन बोर्ड आएगी ना कहीं। तो ये एक मामला। फिर दूसरी जो बात, अच्छा, और वो उनका रिव्यू कैसे लगेगा अब, अगर अदालतों का ये मूड है तो अदालतें तो नहीं रिव्यू पिटीशन नहीं बिल्कुल नहीं, रिव्यू वाला उन्होंने तो, अदालत ने तो वही 3 रुकनी बेंच बैठा है, तो अब ये कैसे लगेगी पिटीशन, और अब क्या हिकमत अमली होगी। फिर दूसरी बात यह है कि देखें, मैं फिर वही बात कहता हूं कि ये पूरी जो पीडीएम की जो मूवमेंट चली, इस मूवमेंट के अंदर 2 लोगों ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया। एक जाती हैसियत में पार्टियों से हट के, एक मरीम नवाज साहबा और एक मौलाना फजलुर रहमान साहब। मौलाना फजलुर रहमान साहब किसी न किसी हद तक जाहिर है कि हुकूमत का हिस्सा भी बने, वो एक जाहिर है सियासी जमात है बड़ी, उनका अपना वोट है। लेकिन मरीम नवाज साहबा जो हैं उनको शायद, मेरा ये तासुर है कि जो उनका हिस्सा इस सेटअप में बनता या बनना चाहिए था उनको, नवाज शरीफ साहब को वो नहीं बना, वो नहीं बन पाया। हालांकि सारा जो क्राउड था, सारे जो जलसे थे, सारे जो इज्तिमात थे, उसमें तो मरीम नवाज साहबा होती थी हर जगह, उसमें शहबाज शरीफ साहब तो नहीं होते थे, वो खून तो नहीं गरमाते थे ना लोगों का, ना ही सागदार साहब होते थे। तो मसला ये है कि जब वो पूरा सेटअप बनाया है, तो वो अभी भी आप इवन अभी देखें आप कि जो इंतखाबी मुहिम कल हुई है, तो उसमें कौन था, मरीम नवाज। हालांकि हुकूमत बनेगी तो नून की बनेगी, लेकिन वहां मरीम नवाज साहबा थी और साथ राना सनाउल्लाह साहब थे, बाकी तो कोई वजीर आपको नजर नहीं आया वहां पे। तो इंतखाबी मुहिम, तो अब उसका अगला जलसा कब होगा, मरीम नवाज साहबा ने कल एक जलसा किया, फिर वो खामोश हो गई, और जाहिर है अगला जलसा तभी होगा जब नवाज शरीफ आएंगे। मतलब ये देखें ना, इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि
फिर इसी तरह से वो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन होना था, फिर वो वहां गई, उन्होंने जस्टिस से खिताब किया, लेकिन भी बसपार्टी जीत गई। तो ये एक मुस्लिम लीग नून को एक बैठ के बड़ी संजीदगी से देखना होगा कि वो ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को एक ऊंट तो नहीं बन गई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, वो ऊंट अरब के खेमे में दाखिल हो गया और पता चला अरब बाहर खड़ा है और ऊंट अंदर घुस गया खेमे के। तो ऐसा ना हो कि इस्तेकाम पे पाकिस्तान पार्टी ही उस खेमे में घुसी हो और मुस्लिम नून बाहर हो। ये भी तो ये भी तो सूरत हाल बनी हुई है ना, क्योंकि वो यहाँ कोई देखे ना, कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई कश्मीर में भी और इधर भी। तो मरीम नवाज साहब क्या अकेली चलाएंगी इंतखाबी मुहिम अगर उनके साथ बाकी जोमा नहीं होंगे? राना सनाउल्लाह साहब तो इसलिए खड़े होते हैं ना कि वो पंजाब के सदर भी हैं जी। तो ये एक तो ये दूसरा जो मामला है वो ये है कि ये अच्छा, फिर ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, ये उसमें जरदारी साहब इंतहाई फाल, और जरदारी साहब को एक लिस्ट बाकायदा दी गई। उस लिस्ट में जो है वो जनूबी पंजाब से भी, सेंट्रल पंजाब से भी, कि ये तमाम लोग आना चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी में। जरदारी साहब ने अपना वहां पे जाहिर है कि क्या तवील किया, उन्होंने बात भी की, वो शुरू हो गए, लेकिन पता चला उसमें बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि लिस्टें क्रॉस हुई तो वो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में भी घुसे हुए हैं। तो जरदारी साहब, एक तो उनकी तबीयत ठीक नहीं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, लेकिन थोड़ी सी नाराजगी भी है कि ये इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी कहां से आ गई है। मतलब मैं तो देखें, जरदारी साहब तो ज़हनी तौर पर मतलब सदर या वजीर आजम बन के अपनी काबीना वगैरह सारा अगला 8-10 साल का कर चुके हैं ना सिलसिला जहनी तौर पे, तो वो उन्होंने कहा ये कहां से आ गया भाई, फिर दोबारा एक ऊंट कहीं से घुसाए इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी। अच्छा, एक ऊंट है और एक साथ उसके दूसरा, क्या मैं कहूँ, छोटा ऊंट है या जो भी है, वो ये मुस्लिम लीग काफ है। वो जहन में नहीं आती, वो अचानक चौधरी सरवर साहब आते हैं तो जहन में आता है अरे ये तो चौधरी सरवर साहब की मुस्लिम लीग काफ भी है कहीं मौजूद है, क्योंकि हमारा जहन जो है, अच्छा चौधरी सरवर साहब की जात इतनी अंजुमन है, अंजुमन ही अंजुमन हर तरफ, कि वो कहीं भी वो चौधरी सरवर हैं, तो ये सोचना पड़ता है कि वो कहाँ हैं इस वक्त, क्योंकि आज से 4 साल पहले वो शायद मुस्लिम लीग नून के गवर्नर थे, फिर वो तहरीक इंसाफ में थे, अब वो मुस्लिम लीग काफ के सदर है। वो जहां भी हैं हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जरा सोचना पड़ता है कि ये क्या वाकई मुस्लिम लीग काफ के, क्योंकि जहन में मुस्लिम लीग काफ का नाम सुने ना तो चौधरी शुजात या परवेज अली साहब आते हैं जी, या कामिल अली आगा। वो अब चौधरी सरवर साहब को काफ में चले सदर है वो। अच्छा, अब मसला ये है कि सदर तो हैं, लेकिन क्या इनके पीछे, अच्छा इन्होंने भी कहा कि इलेक्टेबल नहीं होने चाहिए, तो यानी इनके पास तो इलेक्टेबल है कौन, सवाल ये पैदा होता है ना कि वो 12 उन्होंने कहा कि मैं तो इलेक्टेबल्स की सियासत के खिलाफ हूं और मुल्क ठीक होना चाहिए। और ये आजकल आपको पता है ना इस तरह का माहौल चला हुआ है कि जी वो पाकिस्तान जिंदाबाद करके तो सब जो है वो मतलब अपना वो छोड़ के वो रियासत की 9 मई के बाद, हाँ वो सब अपने अपने वो क्या कहना चाहिए। बहरहाल, तो एक तो मसला ये हो गया, दूसरा मसला ये हो गया कि वो जो है वो वहां पे जाके, तो अब जरदारी साहब क्या करें? यानी जरदारी साहब ने ये देखे ना, यानी बार्गेनिंग किस तरह से होगी, तो वो एक रौला पड़ा हुआ है। फिर अदालत दरमियान में आ गई और अदालत जो है वो तो फैसला मान ही, उन्होंने तो कहा है कि ये, अब मुझे नहीं पता कल की समाअत में क्या होगा। मेरा ये, मैं अपनी यानी अपने एनालिसिस के ऊपर मैं जरा काफी यानी इसको मैं वजाहत भी कर दूं, मेरा ये जहन था कि शायद हुकूमत और अदालत के दरमियान मामला तय पा गए हैं और अदालत ने वो लार्जर रिव्यू, लार्जर बेंच, हाँ क्योंकि हाँ मिल भी रहा था ना, हाँ, और वो जज साहिबान आपस में मिले, एक पौधा उन्होंने लगाया है, एक छोटा सा नन्ना सा पौधा जो आगे तनावर दरख्त बनेगा और मुल्क पे अदल इंसाफ की उसके बाद वो साया देगा। लेकिन मसला ये है कि दरमियान में तो वो जो है तो वो तो वही का 3 रुकनी बेंच ही बैठ रहा है कल, और लार्जर बेंच तो नहीं बैठ रहा, तो वो रिव्यू कैसे आएगा? अच्छा, फिर ये कितनी अजीब सी बात है, देखे ना, ये यानी दोनों जो हमारे इंतहाई काबिल एहतराम हमारे सियासतदान हैं और इतने उनके करोड़ा की तादाद में वोटर्स हैं और वो इत्तेहाद भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो सादिक और अमीन नहीं है। मतलब पहले इस घटिया इल्जाम से उनको निजात तो दिलाई जाए कि वो सादिक और अमीन नहीं है दोनों। यानी अजीब, यानी क्या है, क्या बात है कि मतलब जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब बैठ के फैसला कर रहे हैं आगे पूरी सियासत का, और दोनों सादिक और अमीन नहीं है बकौल सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही सुप्रीम कोर्ट आ गई, तो ये कम से कम तय तो करें ना कि भाई हाँ, मतलब कौन सादिक है, कौन अमीन है, कौन किसने क्या करना है। एक रौला उधर पड़ा हुआ है, एक रौला इधर पड़ा हुआ है, एक तो बहरहाल ये सारे, इन सारे रौलों में एक वो बजट भी है कि IMF जो है वो मतलब अब कैसे इसके ऊपर अपना
एक बयान तो जारी करेगी ना, IMF एक रिस्पॉन्स तो करेगी ना कि भाई ये जो बजट बना है ये तो हमारी मर्जी का बजट ही नहीं है, नहीं बना। और जो तो पैसा ही नहीं आपने ऐलान कर दिया। और सर नवाज शरीफ खाली कितने वैसे कमाल नहीं है वैसे, मेरी जेब खाली में अनाउंस कर दो, इसको 10 लाख, इसको 50 लाख, 20 लाख, सब ऐसे इंतजार करो मैं भाग जाऊं। मतलब ये बजट जो है ये पैसा नहीं है, और अनाउंसमेंट हो ये गई वादे हैं सिर्फ। नहीं नहीं, वादे भी कहाँ है, बस अनाउंसमेंट करके तो मतलब बस मतलब पैसा नहीं है ना खजाने में। तो इशू ये है कि अब इसमें अच्छा उधर जो तहरीके इंसाफ हैं उनके जो बानी है चेयरमैन, वो अभी तक इस वक्त तक वो सुबह मेरे ख्याल से फजर के वक्त चले थे लाहौर से, और अभी तक वो JIT के सामने बैठे हुए हैं और उनकी मुख्तलिफ हवालों से इंटरोगेशन हो रही। और ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि 2 या 3 हफ्तों के बाद मुकदमात शुरू होंगे, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, मेरा अपना ये ख्याल था कि इसको हुकूमत को और हमारे सियासी कायदीन को जो रियासत का इशू है, ये नॉर्मली एक रियासत में मुराद ये है कि ये देखें कोई भी पार्टी आ जाए, कोई भी सियासतदान हो या सियासी पार्टी ना हो जी, तो उसके लिए 14 अगस्त वैसे ही है ना, उसके लिए 6 सितंबर वैसे ही है, उसके लिए 23 मार्च वैसे ही है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम मतलब इवन जो भी ये यौम तकबीर आता है 28 मई, सब इसको सारा मुल्क से अभी 9 मई एक सानिया हुआ है, वो तो सानिया जो है वो सानिया किसी जमात का या किसी, वो तो सबका दुख है ना कि यार ये क्या हुआ है कि शोधा की जो निशानियां थी या जो तंसीबात थी या जो ये तो इसको, लेकिन इशू ये है कि जिसको जितना इसको पोलिटिसाइज कर रही है हुकूमत, या हुकूमत में शामिल चंद जमातें तो खामोश हैं, ये चंद जमातें इसको इस तरह से पोलिटिसाइज कर रही हैं कि वो ऐसा लग रहा है कि ये रियासत का इशू कम है, ये इलेक्शन मतलब वो उसका फायदा। हालांकि उन्होंने तो सियासी नॉकआउट नहीं किया, तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकली नॉकआउट नहीं किया ना, ये तो एक वाकया पेश आया जिसमें पता नहीं किस अफलातून ने ये मशवरा दिया था चेयरमैन था, और ये काफी अरसे से ये इसको यानी ये कोई तहकीकात करने की जरूरत नहीं, ये तो कोल्ले टोल्ले मामला चल रहा था ना काफी अरसे से, ऐसे करेंगे और ये होगा और हकीकी आजादी छीनेंगे और देगा, और ये तो एक माहौल बना हुआ था ना, वो चार्ज माहौल में वो इधर से उधर, तो उसके लिए कोई लंबी चौड़ी वो तो एक माहौल बना हुआ था। तो उसके बाद जो है वो, लेकिन इशू ये है कि वो उसको चूंकि पॉलिटिकल, यानी आप देखें ना कि पॉलिटिकल पार्टियां जब बात करती हैं उनके मुंह से निकलता है 9 मई, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये तो इल्जाम ही लगा रहे हैं, वो तो इनके मुखालिफ सियासी जमात थी इसलिए उनको बोल रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि इसको बहुत जरूरी है कि इसको मतलब मिसाल के तौर पर कोई भी बात करेगा कि 9 मई का वाकया पेश आया तो वो साथ ही कहेगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ था। अच्छा, नवाज शरीफ साहब का जिक्र कम करें तो बेहतर है, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। 12 अक्टूबर को क्या हुआ था वैसे, देखिए इसको ना ही करें जिक्र तो बेहतर है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसको सियासी ना बनाया जाए, इसको रियासती रखा जाए, ये बगावत थी, ये इसमें जो है वो कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, मुल्क के अंदर आग लगवाई गई, जो भी कुछ हुआ, लेकिन इसको जो है वो अलग रखें सियासत से जी। मुस्लिम लीग नून इसको देखिए, यानी ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं या राना सनाउल्लाह साहब, वो बिल्कुल मुनासिब बात है कि वो जहां पॉलिटिक्स आ जाती है ना दरमियान में, हमने भी तो जेलें काटी, वो इसको अगर अलग रखेंगे ना तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा उसका इंपैक्ट होगा कि ये एक रियासती इशू है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। अगर हुकूमत मिसाल के तौर पे 2 महीने बाद 4 महीने बाद जब भी आगे पीछे जाती है तो 9 मई तो चलता रहेगा ना, 9 मई का वाकया तो चलता रहेगा, वो रियासती मसला है, निगरान हुकूमत आएगी, अगली हुकूमत आएगी, ये तो फिर उसमें सजाएं होंगी, माफी होगी, अपीलें होंगी, ये मामला चलता रहेगा। देखिए कुछ लोग बेगुनाह छूट जाएंगे बीच में से कुछ, लेकिन इसको अगर पोलिटिसाइज करेंगे तो वो उसका इंपैक्ट मनफी जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो अदालत का मामला है, ये जो सब बंदियां हो रही हैं, ये कैसे करनी है, और इसको जल्दी ही करना है यकीनन, यानी क्या फिर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही आमने सामने होंगे, ये ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि पता चला कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बड़ी बन के आ गई और बाकी पार्टियां पंजाब में ही ढूंढ रही हैं उनका पीछे, तो ये तो नहीं कहीं तासुर जाने लगा। और केपी का पॉलिटिकल मंजरनामा तो बिल्कुल ही क्लियर नहीं, क्योंकि वो परवेज खटक साहब का नहीं पता, और बाकी जूम कॉन्फ्रेंस जो हुई तो मैंने पहले बात की थी कि उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर ज्यादा सब इतबार नहीं करते,
और बानी के साहब जो है वो नहीं करते एतबार और वो ब्रेक राशि साहब को जाते हैं। लेकिन इशू ये है कि आज जब पूछा गया शाह महमूद कुरैशी साहब से कि आपकी क्या पोजीशन है, तो उन्होंने कहा कि मैं वाइस चेयरमैन हूं। अच्छा। मैं वाइस चेयरमैन हूं। ये बात आप चेयरमैन से पूछें। चेयरमैन से हाँ, मतलब इसका मतलब है कि उन्होंने अभी तक अलम जो है वो नहीं थामा, ये अलम उनके हवाले नहीं किया गया। सर बिल्कुल ऐसे ही है। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे मजीद। नाज़रीन यहाँ ब्रेक हमारे साथ है। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने दौरान गुफ्तगू कहा कि नैब ने 25 सालों में कोई केसेस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सके हैं, तो अब क्या एहतसाब होगा? देखिए, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था ना 2006 में, तो उसमें बहुत सारी बातें थी। उसमें एक ये भी था कि नैब को ख़त्म करके नया एक अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनाया जाएगा। उसमें यह भी था कि काफ़ी सारी बातें, कौमी सलामती कौंसिल ख़त्म हो जाएगी, उसमें काफ़ी कुछ था। लेकिन 2007 में फिर मुस्लिम लीग नवाज ने कहा कि चूँकि मुशर्रफ साहब से बात चल रही थी पीपल्स पार्टी की क़यादत की, तो अब मुझे नहीं पता वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को बहरहाल अभी हम क्या डिस्कस करें। मैं सिर्फ ये बताऊं आपको बात कि ये जो अदालत का है ना एक तनाज़े, ये तनाज़े इससे बहुत सारे मामला जुड़े हुए हैं आने वाले दिनों में। इसलिए ये जो एक तासुर था कि वो ख़त्म हो गया और ख़त्म हो जाना चाहिए था, वो नहीं ख़त्म हुआ। तनाज़े हुकूमत के साथ तनाज़ा ख़त्म नहीं हुआ, और इसका मतलब है कि शायद कहीं अदालत के अपने अंदर भी अभी तक वो बदकिस्मती से शायद वो तकसीम मौजूद है, जिसकी वजह से वो लार्जर बेंच या बड़ा बेंच नहीं बन पा रहा। और लार्जर बेंच बनता भी तो चीफ जस्टिस के पास इख्तियारात हैं इस बात के कि वो जो भी जजेस जिनको कहा जाता है हम ख्याल, और जो मैं कहता हूँ कि इधर हम ख्याल है तो उधर भी हम ख्याल होगा ना, तो वो एक अजीब सी एक बहस है। लेकिन बहरहाल वो अगर है तो है, तो वो फिर अपनी जगह इस वक्त का मतलब मौजूद है। इब्राहिम रईसी जो हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी जो हैं वो वेनेजुएला पहुंच गए हैं। अच्छा। और वेनेजुएला वो पहुंचे हैं, और ये जो सेकंड स्लाइड है, मैं यहाँ पर लतीना बाइलिंगुअल मीडिया कोट कर रहा हूँ, और वो बता रहे हैं कि रईसी जो इब्राहिम रईसी जो हैं वो वेनेजुएला पहुंच गए हैं लैटिन अमेरिका का टूर जो है वो उसको बूस्ट करने के लिए स्ट्रेटेजिक टाइज को। अच्छा, अब ये वेनेजुएला जो है, वेनेजुएला ये जहन में रखें कि वेनेजुएला कहाँ पे है। वेनेजुएला वो है, हमें पता है उसकी ज्योग्राफी क्या बताएं, लेकिन वेनेजुएला जो है वो यानी बिल्कुल आप समझ लें कि कोलंबिया के साथ, और जो कल भी बात की थी हमने कि क्यूबा, और मतलब आप इसको समझ लें कि वेनेजुएला जो है ये लातीनी अमेरिका, ये जनूबी अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क जो कि शुमाल में है बिल्कुल। और ये वो वेनेजुएला जहां मेदुरो जो है, वो मेदुरो अभी सऊदी अरेबिया आए हुए थे, सऊदी अरेबिया से टर्की गए हुए थे। इब्राहिम रईसी, और जहां पर पाबंदियां हैं, जहां बगावत करवाने की कोशिश हुई थी, और जहां जॉन बोल्टन ने दूसरी हुकूमत भी खड़ी करवा दी थी, ठीक है। तो ये जो है, और जो पुतिन ने कहा था कि इस्तीफा नहीं दो, हम चंद दिन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वेनेजुएला में सदर इब्राहिम रईसी पहुंचे हैं, और वेनेजुएला के बाद जो है वो जाएंगे निकारागुआ, निकारागुआ जो बिल्कुल उसके साथ ही, और फिर वो जाएंगे जो है उसके बाद तीसरा जो मुल्क है उनके दौरे में वो है क्यूबा। वो क्यूबा जिसका हमने कल जिक्र किया था, जहां पर अमेरिकन ने कहा है कि चाइना की बेस निकली है, चाइना ने 2019 से जासूसी बेस कायम की हुई है। ये तीनों ममालिक जो हैं इनके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, ये ध्यान में रखें, ये अमेरिकन की पाबंदियां हैं तीनों ममालिक पे। और निकारागुआ जो है, निकारागुआ, और जो मैं सिर्फ यहाँ पे 2021 का ग्लोबल टाइम्स कोट कर दूं ताकि हमें इंपॉर्टेंस हो जाए, पता चल जाए क्यूबा की। 5वीं स्लाइड, क्यूबा, चाइना एंड क्यूबा साइन कॉपरेशन टू प्लान टू प्रमोट BRI कंस्ट्रक्शन, यानी बेल्ट एंड रोड के अंदर क्यूबा भी है। फिर मैं उसके बाद 6ठी स्लाइड 2023 की, चाइना विलिंग टू वर्क इन निकारागुआ टू प्रमोट हाई क्वालिटी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड पुश नेगोशिएशन साइनिंग ऑफ FTA, ठीक है। यानी निकारागुआ, क्यूबा, और ये जो मुल्क हैं सारे, वेनेजुएला भी, ये सारे के सारे मुल्क जो हैं ये शामिल हैं, किस में शामिल हैं, ये शामिल हैं बेल्ट एंड रोड के अंदर। और मैं 8th स्लाइड यहाँ पे दिखा देता हूँ जो सिल्क रोड ब्रीफिंग की है कि निकारागुआ, जो 8वीं स्लाइड है, निकारागुआ जॉइंस चाइनाज बेल्ट एंड रोड, ठीक है। और तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये तीनों मुल्क जो हैं ये चाइना के करीब हैं,
ये ठीक है। तीनों मुल्क जो हैं अपने ताल्लुकात ताइवान से तोड़ के चाइना की तरफ जा चुके, क्यूबा तो पहले से, लेकिन जी जी बाकी। बिल्कुल। और ये वो सारे अच्छा, हंदोरस की सदर जो हैं उन्होंने मुलाकात की आज, और आज उन्होंने मुलाकात करते ही जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है चाइना से वो ये है कि वो मुलाकात तो उनकी हुई है जो चाइना में, लेकिन उसके साथ ही उनकी तरफ से भी इस ख्वाहिश का इजहार हुआ है कि वो बेल्ट एंड रोड के अंदर वो चला जाए, हंडोरा जो है वो भी बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बन जाए। अच्छा, और वो भी बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बन जाए तो ये फिर एक बहुत बड़ा जो ग्लोबल साउथ जिसको हम कहते हैं ना, ग्लोबल ग्लोबल साउथ के मुल्क किस ब्लॉक में जाएंगे ये नहीं समझ आ रहा। द ग्लोबल नॉर्थ के कहाँ जाएंगे वहां पर भी नहीं समझ में आ रहा, अभी जर्मनी का नहीं समझ में आ रहा अभी तक। यानी अगर हम दो बाइपोलर दुनिया लें तो जर्मनी उस फर्ज करें जो कि मल्टीपोलर है, बाइपोलर तो नहीं है, लेकिन चले हम अगर चाइना और अमेरिका को भी रखें सामने, तो जर्मनी, फ्रांस, ये मुल्क कहाँ होंगे, क्योंकि ये तो ग्लोबल नॉर्थ में अमीर मुल्कों में से हैं। इसी तरह से मिडिल ईस्ट अरब ममालिक जो हैं उन्होंने तो आप ये देखें कि सबसे बड़ी जो रियाद में कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो रियाद में कॉन्फ्रेंस हो रही है चाइना अरब कॉन्फ्रेंस, तो इसके ऊपर तो राइटर्स ने आज जो जिस तरह से इसको डिस्क्राइब किया है, तो राइटर्स ने तो स्ट्रेट अवे कह दिया है कि जी ये तो इन्होंने एक तरह से चाइना को अमेरिका को एक मैसेज दिया है। ये देखिए ना, अब जो 14वीं स्लाइड है, सऊदी अरेबिया सीज कॉपरेशन विद चाइना, ये जो बड़ी वहां पे चल रही है, ठीक है, इग्नोर्स वेस्टर्न वरीज। यानी वो ये कह रहे हैं कि भाई यहां पर ये इतनी बड़ी उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही है, $10 बिलियन का एक मुआहदा हुआ है, फिर उसके बाद वो टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, फिर उसके बाद वो डिफेंस पे जा रहे हैं, वो चाइना, रशिया, बाकी मुल्क सारे ब्रिक्स में जा रहे हैं। अब इशू ये है कि ये इसके साथ आपका मिल गया लैटिन जो अमेरिका है, अफ्रीका के बेशतर ममालिक, तकरीबन सारे ममालिक, फिर उसके बाद आप ये देखें कि इसमें तो ये जो एक बड़ा ब्लॉक बन रहा है दुनिया का बड़ा, ये वो ब्लॉक है जो एक जमाने में अमेरिका के साथ था। अब ये अमेरिका के सामने अब ये बहुत आम हो गई ये बात। देखें ये जो चाइना में बेस वाली बात हुई थी, 18 तारीख को जाना है, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ऐलान किया हुआ है कि 18 तारीख को उन्होंने चाइना जाना है। लेकिन आज जो है वो ग्लोबल टाइम्स ने फिर एक मैसेज दिया है कि जी ये जो 7वीं स्लाइड है कि ये दोबारा जो हाइप क्रिएट हो रही है क्यूबा के अंदर स्पाई बेस वाली, ये बैलून इंसिडेंट हो सकता है दोबारा। यानी बैलून इंसिडेंट से मुराद ये कि हम दोबारा कैंसिल कर सकते हैं ब्लिंकन का विजिट, सेक्रेटरी ब्लिंकन का। ये बड़ी एक सिचुएशन अजीब सी हुई है कि भाई अगर उन्होंने जाना है तो उससे पहले ये न्यूज़ कैसे आई कि 2019 से एक बेस काम कर रही है क्यूबा पे, और वो बिल्कुल लोगों ने उसको रिलेट किया, वो क्यूबा सोवियत यूनियन दौर का मिसाइल क्राइसिस, वो मतलब तो वो एक ताल्लुकात जो हैं वो डीएस्केलेट नहीं हो रहे किसी वजह से। फिर उसके बाद यानी आप ये देखें ना कि इसमें कल जो है वो जैक सुलिवन इंडिया, अब सबकी जो नजर है वो इंडिया के दौरे पे है कि इंडिया का जो दौरा है, क्योंकि तमाम इस जो अंडे हैं वो ऐसा लगता है अमेरिका ने डाल दी हैं इंडिया के टोकरे में, क्योंकि सऊदी अरेबिया तो हाथ नहीं आ रहा। अच्छा, उधर से वो लैटिन अमेरिका, उधर से ये आपका इजिप्ट के साथ चाइना आ रहा है वो बॉन्ड्स वगैरह खरीदने उनका जो क्राइसिस खत्म करने के लिए, तो बाकी मुल्क सारे, तो ये नेपाल हमारे सामने है, बांग्लादेश हमारे सामने है, पाकिस्तान, ईरान, ईसा, सेंट्रल एशिया, तो अब वो, लेकिन इंडिया भी एक हद से आगे नहीं जाएगा। ये मेरा अपना अंदाजा है कि इंडिया मुकम्मल तौर पे इस वक्त एक कैंप में जाने से शायद वो अवॉइड करे, इसीलिए उन्होंने कहा नेटो प्लस में नहीं जा रहे। लेकिन फिर सवाल यह है कि अगर नेटो प्लस में नहीं जा रहे तो देन व्हाट, मतलब क्या फिर इंडिया जो है वो अमेरिका को रिफ्यूज नहीं कर सकता? अच्छा, अमेरिका भी जानता है मैं रिफ्यूज नहीं कर सकता, वरना क्या इंडिया क्या मतलब जो है वो नीचे 7 जो स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स, उनमें बेल्ट एंड रोड तो नहीं बनवाएगा ना, तो इंडिया की क्या पॉलिसी होगी? तो ये बड़े डिफाइनिंग मूवमेंट्स हैं कि इस वक्त जैक सुलिवन कल आ रहे हैं, देखिए ना, ऑस्टिन लॉयड पहले आए, फिर जैक सुलिवन आए, तो इंडिया के साथ वो क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं, उससे कम क्या, मतलब वो वेपन्स देंगे तो अगेंस्ट होम, मतलब वो वेपन्स किसके अगेंस्ट? अच्छा, फिर वेपन देखें, ये चूचू का मुरब्बा बन जाता है कि आपने एक जहाज वहां से फ्रांस से लिया हुआ, एक रशिया से लिए हुए हैं आपने, बहुत सारा, रशिया सबसे ज्यादा वेपन्स देता रहा इंडिया को ट्रेडिशनली, वो इंडिया जो है वो सोवियत यूनियन, ज़ाहिर है कोल्ड वॉर उसके बाद। अब मसला ये कि एकदम वो बंद करें तो या तो आप टोटल वो उसको पूरी अपनी टेक्नोलॉजी को
चेंज करें। हाँ, मतलब ये हो नहीं सकता ना कि एक पुर्जा आपने फ्रांस से लगाया हुआ है, एक आपने पहिया जो है वो रूस का लगाया हुआ है, एक आपने टोपी जो है अमेरिका की पहनाई हुई है, तो उसको वो वेपन्स को ऐसे नहीं आप यूज करते। ठीक है, अब इशू ये है सारा कि उसमें आप जो है वो, मुझे नहीं पता कि उसमें रशिया के अगर वेपन्स को बंद करते हैं, रशिया से वेपन्स लेना, चाइना के साथ तो नहीं है उनका सिलसिला, लेकिन रशिया से बंद करते हैं तो फ्रांस के साथ जारी रखें, तो फ्रांस और मतलब ये कैसे आगे उनकी, और देखें आर्टिलरी की फिर अहमियत बढ़ गई है। एक ज़माने में ये था कि जी बिल्कुल शायद मतलब आर्टिलरी की शायद इतनी इंपॉर्टेंस ना रहे किसी जंग में। आर्टिलरी से मुराद ये कि टैंक, यानी जो पैदल दस्ते, हरावल दस्ते, टैंक, खंदकें, फलां। लेकिन यूक्रेन की जो जंग है वो फिर दुनिया को लेकर आ गई है कि आर्टिलरी की कितनी इंपॉर्टेंस है। देखिए ना, वहां टैंक, सिपाही, फौजी, फिर जमीनी जंगें, आगे पीछे होना। तो ये आपको दिखा दिया इसने यूक्रेन वॉर ने कि जहां एक तरफ जरूरी है कि आप एआई पे जाएं, जहां एक तरफ जरूरी है कि साइबर पे जाएं, जहां एक तरफ जरूरी है कि आप डेटा और वो सारा जो भी आपका जो कि हाई टेक टेक्नोलॉजी उस पर जाएं, वहां बुनियादी आपकी जो जरूरियात हैं कि जी एब्राम टैंक्स होने चाहिए अच्छे, वहां पर आपके मतलब आप देखें ना, ये डैम एक वहां पे तबाह हुआ, तो डैम तबाह होने के नतीजे में पूरी जंग का नक्शा बदल गया, पानी बहना शुरू हो गया। इसमें तो बड़े बड़े प्राइमरी जो जंग के जो खदोखाल होते हैं किसी भी जंग के, वो अपनी जगह बरकरार हैं। देखिए ना, इकोनॉमिकली हिट किया तो नहीं हुआ मामला, रशिया सर्वाइव कर गया इकोनॉमिकली, मतलब ग्रे जोन कर गया, साइबर शाइबर उन्होंने भी फेंके, इन्होंने भी फेंके, लेकिन वो चलता रहा काम। असल फड्डा तो आर्टिलरी में हो रहा है ना, किसकी जगह किसने कब्जा किया, किसने कहां परचम लगाया, किसका झंडा किधर। तो मैं सिर्फ भी कहने जा रहा हूं कि वो अगर ये आर्टिलरी, और ये जो चाइना और इंडिया की लड़ाई है, ये भी, इसमें भी आर्टिलरी, चाहे वो किसी भी कितनी ही बुलंदी पे क्यों ना हो, लेकिन बुनियादी तौर पे तो टनल्स और सड़कें और सिपाही और उनका खाना, और मतलब ये है ना सारे मामला। टेक्नोलॉजी तो अपनी जगह है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी ये क्लियर नहीं करेगी कि आपकी ये जो दुखलाम पे क्या करना है आपने, या आपने लद्दाख में क्या करना, ये टेक्नोलॉजी से इसका ताल्लुक होगा, लेकिन आर्टिलरी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। तो अब ये इसी तरह हमारा और इंडिया का जब होता है मामला, तो उसमें अब ठीक है आप साइबर ले आए, आप उसमें दुनिया भर की टेक ले आए, लेकिन असल बात उसमें आर्टिलरी को आप नहीं नजरअंदाज कर सकते कि उनकी कितनी कमांड है, आपकी कितनी कोर्स हैं। ये अपनी जगह आर्टिलरी की अहमियत यूक्रेन की जंग ने दोबारा बढ़ा दी है। सर बहुत शुक्रिया। ठीक है, अमेरिका चाइना की लड़ाई होगी तो उसमें टेक्नोलॉजी या ताइवान इधर उधर दुनिया में वो भी लाजमी हिस्सा है आज की जंगों का, लेकिन आपको जो जंग बता रही है ना कि आर्टिलरी की इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको यूक्रेन की जंग बता रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दनवा के लोगों को सब ख्याल की गला।